नमस्कार प्यारे बच्चों। मैं सुखवीर सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल सुखवीर पीसीएम स्टडी पॉइंट में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम क्लास 12 फिजिक्स का एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये लगभग हर बार परीक्षा में पूछा जाता है। हमारे टॉपिक का नाम है कूलाम का नियम। कूलाम का नियम। तो कूलाम का नियम पढ़ने से पहले सबसे पहले हम जानेंगे कि वैद्युत बल क्या होता है। वैद्युत बल के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम कूलाम के नियम के बारे में पढ़ेंगे। फिर जो इसमें और मात्रक यूज होंगे, जैसे एप्सिलॉन जीरो का मात्रक है, एप्सिलॉन जीरो का मान है, ये पूछा जाता है। एप्सिलॉन जीरो की विमा है, जिसे एप्सिलॉन जीरो को कहते हैं निर्वात की वैद्युतशीलता, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे हम वैद्युत बल क्या होता है। दो समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। अगर दो आवेश समान प्रकार के हैं, जैसे धन आवेश और धन आवेश, ये समान प्रकार के आवेश हो गए, ये दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित मतलब एक दूसरे को दूर दूर भगाते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। जबकि असमान प्रकार के आवेश या अलग अलग प्रकार के आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। जैसे यहाँ पे हमने लिया एक धनावेश और एक ऋणावेश, तो ये अलग अलग आवेश है जिनको हम विजातीय आवेश के नाम से जानते हैं, और एक धनावेश और एक धनावेश जिनको हम सजातीय आवेश के नाम से जानते हैं। ये हमारे हो गए समान प्रकार के आवेश। तो समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, चाहे वो धनावेश धनावेश हो, धनावेश ऋणावेश हो, तो प्रतिकर्षित करते हैं। जबकि असमान प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, जिसके कारण इनके मध्य एक वैद्युत बल लगता है। इसके एक बल लगता है जिसे हम क्या कहते हैं, वैद्युत बल कहते हैं, जिसके कारण इनके मध्य एक बल कार्य करता है। इस बल को ही हम क्या कहते हैं, वैद्युत बल कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे कूलाम के नियम के बारे में। कूलाम का नियम देने वाले फ्रांस के एक वैज्ञानिक थे, कूलाम। इन्होंने 1785 ईस्वी में इस नियम को दिया था। तो सन 1785 ईस्वी में फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलाम ने अनेक प्रयोगों के आधार पर दो आवेशों के बीच कार्य करने वाले बल के संबंध में एक नियम दिया। इन्होंने दो आवेशों के बीच कार्य करने वाले बल, या तो वो कार्य करने वाला बल आकर्षण बल होगा, या बल कैसा होगा, प्रतिकर्षण बल होगा, जिसे हम क्या कहते हैं, कूलाम का नियम कहते हैं। संबंध में एक नियम दिया जिसे हम क्या कहते हैं, कूलाम का नियम। इस नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, दो स्थिर बिंदु आवेश हमने मान लिया, एक आवेश Q1 मान लिया, दूसरा आवेश क्या मान लिया, Q2। दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। या तो इन आवेशों के बीच आकर्षण बल कार्य करेगा, या इन आवेशों के बीच कौन सा बल कार्य करेगा, प्रतिकर्षण बल। आकर्षण बल कब कार्य करेगा, जब ये दोनों समान प्रकार के विपरीत प्रकार के आवेश होंगे, एक धनावेश होगा, एक क्या होगा, ऋणावेश। प्रतिकर्षण बल कार्य कब करेगा, जब दोनों समान प्रकार के आवेश होंगे, यानी कि ये भी धनावेश होगा और ये भी धनावेश होगा, या ये ऋणावेश होगा और ये भी ऋणावेश होगा, तो वो हो गए हमारे समान प्रकार के आवेश क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। असमान प्रकार के आवेश आकर्षित करते हैं एक दूसरे को। उनके गुणनफल के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती, तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह बल कौन सा बल, आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल, दोनों आवेशों को मिलाने वाली क्रिया रेखा के अनुदिश होता है। ये जो आकर्षण बल होता है, दोनों आवेश एक क्रिया रेखा पर मिलते हैं और क्या होता है, ये
अनुदिश होता है, उन्हीं की दिशा में, एक ही दिशा में। अब यहाँ पे लिखे माना दो बिंदु आवेश, मान लिए, एक Q1 और एक क्या मान लिया Q2। एक आवेश Q1 मान लिया, दूसरा आवेश क्या मान लिया Q2। एक दूसरे से स्मॉल r मीटर की दूरी पर क्या है, स्थित हैं। तो उनके बीच लगने वाला वैद्युत बल क्या होगा, दोनों आवेशों के गुणनफल के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती, यानी कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, यानी कि दोनों आवेशों के गुणनफल के क्या है, अनुक्रमानुपाती है। कौन, वैद्युत बल। दूसरा क्या कह रहा है कि इनके बीच की दूरी के वर्ग के, अच्छा दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है, मानिए हमने स्मॉल r, दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसको बोलेंगे F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। इसको हमने समीकरण 1 मान लिया, इसको समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को संयुक्त रूप में लिखने पर, संयुक्त रूप में कैसे लिखेंगे कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। तो जब कोई समानुपाती या अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटता है तो उसकी जगह पे कोई ना कोई नेतांक आता है। हमने नेतांक मान लिया है k, जहाँ k एक अनुक्रमानुपाती नेतांक है जिसका मान आवेशों के बीच माध्यम, जिनका मान आवेशों के बीच माध्यम, यानी कि आवेशों के बीच का माध्यम कैसा है, कि हवा माध्यम है या निर्वात माध्यम है या कोई अन्य माध्यम है, तथा आवेश दूरी तथा बल के मात्रकों पर निर्भर करता है। के का मान किस पर निर्भर करता है, या तो आवेशों के बीच माध्यम कैसा है, तथा आवेश दूरी तथा बल के मात्रकों पर क्या करता है, निर्भर करता है। यदि दोनों आवेशों के बीच निर्वात या वायु हो, यदि दोनों आवेशों के बीच हमने क्या मान लिया, या तो निर्वात हो, निर्वात मीन्स क्या होता है, जहाँ पे हवा का एक भी कण ना हो उसे हम क्या कहते हैं बेटे, निर्वात कहते हैं, या तो निर्वात हो या वायु हो। तो के का मान प्रयोगों द्वारा हमारे वैज्ञानिकों ने निकाला है कि 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर होता है, जिसे हम 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के बराबर लिखते हैं। यहाँ पर एप्सिलॉन 0 क्या कहलाएगा, एप्सिलॉन 0 को कहते हैं निर्वात की वैद्युतशीलता। अब समीकरण 3 में रख देंगे ये मान, के का मान 9 × 10⁹, तो यह बराबर हो गया 9 × 10⁹ Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। ये हो गया न्यूटन हो गया क्या, बल F का मान निकला है, तो ये किस में आएगा, न्यूटन में आएगा। अब 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान क्या होता है, हमने लिखा ऊपर कि 9 × 10⁹ को किसके बराबर लिखते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के बराबर लिखते हैं। तो हमने लिख दिया 1/एप्सिलॉन 0 बराबर 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। अब F बराबर 9 × 10⁹ की जगह क्या रख दिया, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर न्यूटन, यह आ गया बल। तो यही हमारा क्या हो गया, कूलाम का नियम। बल को हम न्यूटन में लिखते हैं, इसीलिए हमने यहाँ पे न्यूटन लिख दिया है। अब निकालेंगे एप्सिलॉन 0 का मात्रक। एप्सिलॉन 0 का मात्रक क्या होता है, ये होता है कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे निकालेंगे एप्सिलॉन 0 का आंकिक मान। आंकिक मान क्या होता है, ये बहुत पूछा जाता है और बहुत इम्पोर्टेंट है। एप्सिलॉन 0 का आंकिक मान बहुत ही पूछा जाता है। तो एप्सिलॉन 0 का आंकिक मान निकालने के लिए क्या है, चूंकि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 बराबर क्या होता है, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। अब यहाँ पे लेंगे 4 पाई एप्सिलॉन 0 बराबर क्या लिख दिया हमने, 1/, ये उलट आएगा 9 × 10⁹। तो एप्सिलॉन 0 का मान निकालना है, तो एप्सिलॉन 0 को हमने एक तरफ रोक लिया, 4 पाई को इधर 4 पाई गुणा में है, इधर जाएगा किस में हो जाएगा, भाग में। तो 4 पाई × 9 × 10⁻9 हो गया। तो अब यहाँ पे एप्सिलॉन 0 बराबर 10⁻9, ये प्लस का ऊपर जाएगा किस में हो जाएगा, माइनस में। तो क्या 1 × 10⁻9 4 × 3.14 × 9। जब इसकी हमने मल्टीप्लाई की तो ये आ गया 36 × 3.14, तो ये हो गया 4 9 जा 36। अब यहाँ पे एप्सिलॉन 0 बराबर क्या हो गया, 9 × 10⁹ और 36 × 3.14 की जब हमने गुणा की है तो 113.04 आया है।
तो अब फिर हमने 113.04 से भाग किया हमने 1 के लिए, तो हमारा भाग फल इतना आया और गुणे 10⁹ तो इसको हमने 1 2 3 3 पॉइंट दशमलव हमने दाहिनी ओर खिसकाया, तो यहाँ पे 10⁻⁻9 थे, अब 10⁻⁻ कितने हो गए -12, तो हमारा मान निकल गया है 8.85 × 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये होता है एप्सिलॉन 0 का मान। तो ये आपके समझ में आया होगा। अब हम जानते हैं एप्सिलॉन 0 की विमा क्या होगी। तो एप्सिलॉन 0 की विमा, तो सबसे पहले एप्सिलॉन 0 का हमने मात्रक लिखा है। एप्सिलॉन 0 की विमा, तो एप्सिलॉन 0 का मात्रक क्या लिखा कि कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन गुणा मीटर स्क्वायर। कूलाम क्या होता है, क्यू बराबर IT होता है, तो कूलाम आवेश का मात्रक है, तो आवेश की विमा क्या होती है AT, A कैपिटल A एम्पियर हो गया, क्यू बराबर IT होता है। सूत्र यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सूत्र लिख देंगे, चूंकि Q बराबर IT से निकालेंगे, Q बराबर IT से, तो I क्या हो गया वैद्युत धारा और T क्या हो गया समय। तो वैद्युत धारा की विमा क्या होती है A और समय की विमा क्या होती है T। अब न्यूटन क्या है, बल का मात्रक है, तो बल की विमा क्या हो गई EML T⁻⁻2, और मीटर है तो मीटर की विमा क्या हो गई L, अब मीटर स्क्वायर है तो ये हो गया L स्क्वायर। तो इसका हमने स्क्वायर A² T² बटे ML गुणा L स्क्वायर क्या हो गया L⁻³ और T⁻⁻2, ये T⁻⁻2 ऊपर पहुंचेगा, T⁻2 ऑलरेडी पहले से है, और 2 कितना हो गया T⁻4, तो ये क्या हो गया, ये पूरा स्टेप ऊपर गया, तो M⁻⁻1 L⁻⁻3 T⁻4 A⁻2, ये क्या हो गई एप्सिलॉन 0 की विमा हो गई। अच्छा, इसमें सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि आखिर एप्सिलॉन 0 क्या है। हमने पीछे बताया है कि एप्सिलॉन 0 को निर्वात की वैद्युतशीलता कहते हैं, जिसका हमने मात्रक भी निकाला है, जिसकी हमने विमा भी निकाली है, जिसका हमने आंकिक मान भी निकाला है। तो एप्सिलॉन 0 का आंकिक मान परीक्षा में कभी कभी 1 नंबर में पूछा जाता है, या कभी कभी 2 या 3 नंबर में पूरा आंकिक मान निकालने को दे दिया जाता है। तो उम्मीद करते हैं ये आपको वो टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। इसको आप 2 से 3 बार रिवाइज करिए और परीक्षा में अच्छे नंबर हासिल कीजिए। इसी के साथ मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।